गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। पिछले सेशन में ना हमने बात कर लिया डीपीएसपी के बारे में। और आज हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, जो कि संविधान के भाग 4A में है और आर्टिकल है 51A। मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था, पर एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई। और फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया और इसके तहत भी एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो ये क्या था? ये शिक्षा से संबंधित था। जो अब हमारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन लेकर आई थी गवर्नमेंट, तब ये अमेंडमेंट इसमें भी किया गया और इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं भाग 5 पे, जो कि है यूनियन, और इसमें आर्टिकल हैं 52 टू 151। ठीक है, तो इनको हम ट्रिक से भी समझेंगे बाद में, जब सारे आर्टिकल्स हम पढ़ लेंगे तो। ओके, तो आर्टिकल 52 सेज भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि होता है। ठीक है, 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या क्या होगी, अपॉइंटमेंट पावर्स क्या होंगी, यानी वो किसको अपॉइंट कर सकेगा, किसको नहीं कर सकेगा, ये सारी पावर्स इसमें है। आर्टिकल 54 सेज निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, उसमें कौन कौन भाग लेगा, कौन से एमपी एमएलए भाग लेंगे, राज्यसभा तथा लोकसभा में से कौन कौन सी सभाएं भाग लेंगी, तो एटसेट्रा का जिक्र इसमें है। आर्टिकल 55 में लिखा है निर्वाचन की विधि, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसी होगी, और मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होगा या नहीं होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 वर्ष का होगा, उससे पहले उसको हटाया जा सकता है या नहीं, मतलब कितने दिनों तक एक राष्ट्रपति शासन में रहेगा, इतना इस वो सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल 57 शेष पुनर्निर्वाचन, कि राष्ट्रपति मान लीजिए एक बार कार्यकाल पूरा हो गया तो क्या वो री इलेक्ट हो सकता है या नहीं, तो वो वगैरह इसमें लिखा हुआ है। 58 में उसकी क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं, कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी आयु हो, और मतलब और भी अगर मतलब किसी लाभ के पद पर ना हो, ऐसा ऐसा इसमें कुछ लिखा हुआ है। 59 में उसकी शर्तें लिखी हुई हैं, कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि उस पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, एटसेट्रा। एंड आर्टिकल 60 इज़ अबाउट देयर ओथ। हाँ, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 61 इसमें उसकी इम्पीचमेंट, यानी उसको हटाया कैसे जाएगा, उस पर महाभियोग कैसे चलाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति की पद वैकेंसी भरने के लिए समय पर चुनाव कराना अनिवार्य होगा, टर्म खत्म होने से पहले या 6 माह में। कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो 6 माह के भीतर मतलब नया राष्ट्रपति वहाँ पे इलेक्ट करना होगा या चुनना होगा हमें। ठीक है। आर्टिकल 63 सेज, सॉरी ये रहा, एक उपराष्ट्रपति होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी राज्यसभा का चेयरमैन वही होगा। एंड 65 सेज राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट पद संभालेगा, यानी उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। 67 ये इंपॉर्टेंट नहीं थे, इनको मैं अपने बाद में ऐड किया है। 67 में लिखा है वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष तक, या अगर पहले हटा दिया जाता है तो उस हिसाब से उस शर्तों को इसमें उल्लेखित किया गया है। एंड आर्टिकल 68 से कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसा होगा, क्या क्या पद्धति काम करेगी। ठीक है, इतना कुछ इसमें लिखा गया है। 69 में शपथ है उसकी। 70 में जो प्रेसिडेंट के कार्य हैं, मतलब उपराष्ट्रपति यहीं तक हो गया। 70 में है कि राष्ट्रपति के कार्य है कौन तय करेगी, संसद हमारी वो तय करेगी। आर्टिकल 71 से राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होगा इस मामले में। ठीक है। 72 से राष्ट्रपति के पास समाधान की पावर होगी, यानी कि पार्डनिंग पावर होगी। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें वो सज़ा माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, या फांसी को भी माफ़ कर सकता है। आर्टिकल 73 से यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में दिया गया है, कि संघ के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ सम्मिलित होंगी, एटसेट्रा।
74 सेज प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख पीएम होगा। मतलब पीएम की सलाह के बिना राष्ट्रपति कार्य नहीं करेगा और इसको सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड पीएम होगा। यानी पीएम ही कंट्रोल करेगा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली राष्ट्रपति को। ठीक है। 75 में दो प्रावधान है। 75(2) कहता है कि मंत्री पर्सनल रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होगा, यानी इस्तीफा वगैरह देना होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम पर देगा। और मंत्रिपरिषद पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। समझ गए आप? मतलब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी जिसका हेड होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में दिया गया है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है उसके बारे में। आर्टिकल 77 कि प्रेसिडेंट के नाम पर संवैधानिक फैसले लिए जाएंगे, कि सारे संवैधानिक फैसले प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाएंगे। 78 है पीएम के कर्तव्य जैसे प्रेसिडेंट को जानकारी देना एटसेट्रा एटसेट्रा इसमें दिया गया। आर्टिकल 79 से इसकी एक ट्रिक है, देखिए सरला, ये 79, 80 एंड 81 के लिए। से हो गया संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। रे से हो गया राज्यसभा, ला से हो गया लोकसभा, इनके बारे में इसमें उल्लेख है। ठीक है। तो आर्टिकल 82 कहता है जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण डिलिमिटेशन किया जाएगा। डिलिमिटेशन से संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है। तो आर्टिकल 83 कहता है, ये ऊपर है, संसद के सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की अवधि कितनी होगी इसके बारे में इसमें उल्लेख है। आर्टिकल 84 में एमपी बनने की योग्यता यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की योग्यता के बारे में दिया गया है। 85 में संसद के सत्र जो सेशन चल रहा होता है उसको सत्राहुति यानी प्रारंभ कौन करेगा, सत्रावसान समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन विघटन यानी एडजर्न कर सकता है केवल विघटन भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है, लेकिन सदन को स्थगन यानी कि एडजर्न कर सकता है सदन का अध्यक्ष, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का सभापति हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंड आर्टिकल 86 से राष्ट्रपति संसद को एड्रेस या मैसेज दे सकता है जब चाहे तब। 87 से राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इसमें विशेष अभिभाषण शामिल होता है जो दोनों सदनों को अभिभाषित करता है राष्ट्रपति। 88 से एमपी व अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का अधिकार दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। 89 से राज्यसभा का चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में है। 90 में राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल कैसे होगा इसके बारे में दिया गया है, यानी उपसभापति के बारे में। कुछ चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे, एक आध आर्टिकल मेरा मिसिंग है और मैंने नहीं लिखा उसको, किस वजह से नहीं लिखा होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ लिखा है मैंने, आगे लिखा है तो 90s तक देख लेते हैं एक बार। कल इसके बाद में ये राज्यसभा का चेयरमैन है ना, इसको जो रिमूवल होगा वहाँ से इसको दोबारा कंटिन्यू फर्दर हम करेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। हमें पूरा करना है इन 395 आर्टिकल्स को, फिर डिटेल में भी पढ़ना है। ओके, थैंक यू।